Hello students, a very warm welcome to you all in Nischay Institute Mansa, and I am Ritika. I am hereby to teach you biology related to your master cadre exam, lecturer exams and CSIR net exam also. So students, mainly हम आपके लिए ये वीडियोस लेके आए हैं जो कि आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली हैं मास्टर कैडर के लिए और लेक्चरर, and these videos are also helpful for you CSIR net exam. तो अभी थोड़े दिन पहले ही वैकेंसीज आई हैं मास्टर कैडर साइंस के लिए और लेक्चरर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो हम आपको इतना तो कह ही सकते हैं कि आप इनमें अच्छे स्कोर कर लाओगे, आपकी मेरिट में तो आ ही जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बायो टीच करवाऊंगी, बायोलॉजी। इसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स के पास बीएससी में मेडिकल के थे, मेनली मेडिकल स्ट्रीम में थे, उनके पास 3 सब्जेक्ट थे, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस जो मैं आपको करवाऊंगी इसमें आपकी बॉटनी भी कवर होएगी, जूलॉजी भी, ठीक है। ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे। और जो मास्टर कैडर का एग्जाम है इसमें 150 मार्क्स का ये एग्जाम है, जिसमें से कि ये भी 50 की है और ये भी 50 मार्क्स के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और थर्ड जो आएगा वो केमिस्ट्री का पार्ट आएगा 50 मार्क्स का। तो अगर तुम्हारे ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग होंगे तो इससे भी तुम्हारे मेरिट में आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपका और भी कोई डाउट हुआ इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज जो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वो जूलॉजी की यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी इसमें हम स्टार्ट करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी में क्या आता है कि जो एनिमल्स हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जो एनिमल्स हैं वो कैसे अपने सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस करते हैं। अब आप पूछोगे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वो होते हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर इन प्रोसेसेस में हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाए तो काफ़ी चांसेस है इवन के डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं प्रोसेसेस? सबसे पहले डाइजेशन है, उसके बाद रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ, डाइजेशन तो नाम से पता लग रहा है जैसे हम फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन में हम ब्रीद कैसे करते हैं, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, वो सारा टॉपिक कवर करेंगे। और सर्कुलेशन में ब्लड के रिलेटेड कि कैसे जो ब्लड है वो सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। एक्सक्रीशन में कि हम जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है, फीकल मैटर होता है, उसको बॉडी में से एक्सक्रीट कैसे करवाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे एक्सक्रीट करवाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो मैं आपको इस वीडियो में आज डाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। डाइजेशन में सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, हमारी बॉडी उनको ऑब्जर्व करे। क्यों ऑब्जर्व करे? क्यों न्यूट्रिएंट्स को? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों इन केमिकल सब्सटेंसेस को, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इनको ऑब्जर्व करवाना क्यों ज़रूरी है? They are very useful for our body because they help in growth, maintenance, and also they provide energy to our body, ठीक है। अगर डाइजेशन ही नहीं होएगी, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनेंगे बॉडी में, तो एनर्जी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा यूजफुल प्रोसेस है डाइजेशन का। और इनके कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि क्या इनके मतलब स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है। सबसे पहले इंजेशन होती है,
इनके मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले आप एक चार्ट बना लेना। इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर ऑब्जर्प्शन, असिमिलेशन, और फिर आती है इजेशन। देखो इंजेशन में क्या होता है, फूड का सिंपली हम सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को माउथ में डालते हैं, तो ये क्या होता है इंजेशन। इंजेशन सिंपली हम बोल सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। बस इंजेशन में और कुछ नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तो सिर्फ इतना ही कि इंजेशन में क्या होता है, फूड को अंदर लेना, माउथ में डालना, इट मीन्स इंजेशन हो रही है, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद डाइजेशन है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो हम फूड खा रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हमारा जो ब्लड है, जो बॉडी है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तो वो ऑब्जर्व कब होएगा, अगर देखो जैसे ये फूड है, ठीक है, बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए इस फूड को ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। अगर ये छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारी बॉडी इसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट था डाइजेशन। पहले इनटेक ऑफ हो गया फूड का। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करवा सकते, उनको ब्रेक डाउन करवाना पड़ता है सिंपल सब्सटेंसेस में। जो डाइजेशन टॉपिक है इसको हम डिटेल में आज इस वीडियो में, मेन मोटिव ही ये रहेगा कि डाइजेशन आपको अच्छी तरह से समझाया जाए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्प्शन, जब हमने देखा कि डाइजेशन में ऑब्जर्व हो डाइजेस्ट हो गया फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद आएगा ऑब्जर्प्शन। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लास्ट पार्ट है डाइजेशन का, उससे जो ब्लड है वो फूड को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, वो यहाँ से ले जाता है और यहाँ से लेके जाके वो फूड किसको देता है, सेल्स को देता है, ठीक है। जो फिर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, असिमिलेट। असिमिलेट का मतलब सेल्स उस फूड को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन। फिर लास्ट स्टेप में आएगा इजेशन। जो तो फूड ऑब्जर्व हो गया जिससे एनर्जी बन गई वो तो यूजफुल मटेरियल रहेगा, और जो बच गया, जो फूड को बॉडी ने नहीं ऑब्जर्व किया, रिजेक्ट कर दिया कि ये बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो इजेशन के थ्रू सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फीकल मैटर, उस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने करवाया इंजेशन। इंजेशन में फूड लिया, फिर डाइजेशन हुई, बॉडी ने नहीं ऑब्जर्व किया, कॉम्प्लेक्स था, ब्रेक डाउन किया। फिर उसके बाद ऑब्जर्प्शन हुई। डाइजेशन मतलब जो फूड डाइजेस्टेड था वो ब्लड ने लेके सेल्स को दिया कि अब इससे एनर्जी बनाओ। फिर सेल्स ने उसे यूज़ किया एनर्जी बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं असिमिलेट किया, असिमिलेशन प्रोसेस को असिमिलेशन बोला जाता है। उसके बाद जो अनवांटेड फूड था वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। तो इसमें आज हम डाइजेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डाइजेशन दो चीज़ों की हेल्प से होती है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एक होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले माउथ आएगा, ठीक है, माउथ के बाद ये थोड़ा बक्कल कैविटी, फिर फूड पाइप। सबसे पहले माउथ होएगा, माउथ के बाद बक्कल कैविटी। ये सारा मैं आपको समझाऊंगी, नाम सुन के नहीं ऐसे होना, ठीक है, कि समझ नहीं आ रहा। उसके बाद इसोफेगस, फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। इसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। स्टमक के बाद ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ही नेमिंग है, मतलब जैसे जैसे फंक्शन बदलता जाता है वैसे वैसे ही हमारे पार्ट्स बदलते जाते हैं। स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, ठीक है। जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो सबसे ऊपर एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है जो आगे वाली ओपनिंग है, वो कौन सी होती है, माउथ, ठीक है। तो ये स्टार्ट किससे होती है, माउथ, और जो लास्ट इसकी ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, साइंस में इसको पोस्टीरियर वर्ड भी बोला जाता है, मतलब पीछे। और ये एंडिंग पॉइंट इसका कौन सा है, एनस, ठीक है।
एनस इसकी लास्ट ओपनिंग है और स्टार्टिंग किससे हो रही है, कौन सी ओपनिंग से, माउथ। अब देखो माउथ तुम्हें पता ही है, माउथ को किसने कवर किया हुआ है, लिप्स। इसको लिप्स नहीं बोलना, इस ज़ूलॉजी में तुम इसके लिए यूज करोगे वर्ड लेबिया, ठीक है। तो माउथ क्या है, एक ट्रांसवर्स स्लिट है जिसको किसने कवर किया हुआ है, लेबिया में। ये अपर लेबिया और ये लोअर लेबिया है। अपर को हम बोलते हैं लेब्रम और लोअर को हम बोलते हैं लेबियम, ठीक है। तो ये हमारे बस माउथ में तुम इतना ही, इससे वैसे इसमें से कोई इतना क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बस सिर्फ यही पूछेंगे कि लिप्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वो तुम्हें मैंने बता ही दिया, लेबिया। अब जैसे ही फूड माउथ में आया उसके बाद ये हमारी जो पीछे माउथ में ये पीछे वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, जो कि ये सेकंड वाला पार्ट है। अब बक्कल कैविटी में से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ये तुम ध्यान से सुनो। बक्कल कैविटी एक तो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, इसमें हम फूड को च्यू करते हैं। बक्कल कैविटी में जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, सबसे पहले ये हार्ड वाला आता है, इसको मतलब जो इसकी रूफ होती है उसको हम पैलेट बोलते हैं, पैलेट। ये तुम देखना अपने माउथ में, पहले हार्ड पैलेट आती है, वो हार्ड होती है, उसके बाद हमारी सॉफ्ट सी स्किन आती है ऊपर। तो पहले हार्ड आएगी, अगर तुम देखो बक्कल कैविटी में पहले हार्ड आएगी, फिर उसके बाद ये थोड़ी सॉफ्ट होती है स्किन, तो इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और जो बाद वाली है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और यहाँ पे तुम जब भी हम टंग को पीछे लेके जाके देखते हैं तो हमें एक हैंगिंग सा कुछ नजर आएगा, फील होएगा कि कुछ हैंग कर रहा है सॉफ्ट पैलेट से। तो वो जो हैंग कर रहा है उसको हम बोलते हैं इव्यूला। ये इंपॉर्टेंट है। अव्यूला इज अ स्ट्रक्चर दैट हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, या फिर सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये हो गया बक्कल कैविटी। और इसमें टंग, एक टंग है, टंग तुम्हें पता ही है पिंकिश ऑर्गन है और ये मूवेबल है। मूवेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास मसल्स हैं। टंग मूवेबल होती है, पिंकिश होती है कलर में, और इसके ऊपर टेस्ट बड्स लगे होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं टंग के ऊपर, टेस्ट बड्स चाहे पैपिला। टंग के ऊपर हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, पैपिला लगे होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी चीज़ के टेस्ट को सेंस करने के लिए। तो कितने टाइप्स के, मेनली 4 टाइप्स के टेस्ट बड्स होते हैं, पर एक कैटेगरी के टेस्ट बड्स तो नॉन फंक्शनली होते हैं, वो तो किसी चीज़ को सेंस ही नहीं करते, ठीक है। तो हम 3 टाइप्स के देखो कौन कौन से हैं। सर्कमवैलेट, फ्यूलिफॉर्म और एक फंगीफॉर्म। जो तो फर्स्ट कैटेगरी के हैं फ्यूलिफॉर्म, वो तो 8 से 12 तक कितने भी नंबर में हो सकते हैं, और वो साइड्स पे होते हैं टंग्स के। सर्कम मतलब सर्कुलर शेप के होते हैं, ठीक है, ये साइड्स पे होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। दूसरे हैं फ्यूलिफॉर्म, फ्यूलिफॉर्म मशरूम शेप के होते हैं, ये थोड़ा ऐसे मशरूम शेप के होते हैं, और ये पूरी टंग पे होते हैं, पूरी टंग पे बिखरे हुए होते हैं फ्यूलिफॉर्म। और जो फंगीफॉर्म है ये थोड़ा टिप पे आगे आगे मिलेंगे, मतलब मेनली जो हमारी पॉइंटेड एंड होता है ना टंग का, ये उस पे मिलते हैं फंगीफॉर्म। तो ये, और एक लास्ट वाले होते हैं फोलिएट, फोलिएट वो लीफ लाइक होते हैं और उनका कोई फंक्शन नहीं होता, अभी तक तो कोई उनका पता नहीं चला कि किस टेस्ट को वो सेंस करते हैं। तो 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, सॉल्टी, स्वीट, सॉर और बिटर। तो इन टेस्ट को कौन सेंस करते हैं, टेस्ट बड्स। टंग भी हो गया आपका, टंग में से और कुछ भी नहीं पूछ सकते, वो इतना ही, टंग का बस इतना ही होता है कि एक तो पूछते हैं वो टेस्ट बड्स कौन से होंगे और वो कहाँ कहाँ पे लोकेशन पे आ सकते हैं उनके,
ठीक है। और बक्कल कैविटी में क्या होता है, टीथ होते हैं हमारे। टीथ की अगर स्ट्रक्चर के बेस पे देखें, स्ट्रक्चरली एक तो वो होते हैं होमोडोंट, एक होते हैं हेट्रोडोंट। होमोडोंट में सारे जो टीथ होते हैं वो सेम ही टाइप के होंगे। हेट्रोडोंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जिन टीथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होएगा। कोई तो ऐसे होंगे आगे से थोड़े तीखे से, कोई ऐसे राउंड होंगे, तो इनमें सेम नहीं होता। जैसे हमारे में हेट्रोडोंट है, वो तो मैं आगे सारा बताऊंगी, एक बार इसको पेंडिंग ही रखो। नंबर के बेसिस पे हम बोलते हैं कि टीथ, नंबर के बेसिस पे एक तो होते हैं मोनो, फायो, डोंट, ठीक है। एक होते हैं डाई, फायोडोंट, एक होते हैं पॉलीफायोडोंट। मोनोफायोडोंट वो होते हैं कि जिन एनिमल्स में टीथ एक बार आगे लाइफ टाइम वो ही चलेंगे, ठीक है, और वो ही सेट ऑफ टीथ चलता रहता है। किन में होते हैं ये, लोअर एनिमल्स में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लोअर जैसे वाटर में रहते हैं, तो उनमें मोनोफायोडोंट की कंडीशन होती है कि एक सेट ऑफ टीथ ही पूरी लाइफ टाइम चलते हैं। डाईफायोडोंट के 2 सेट्स होते हैं इसमें। जैसे ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं पहले हमारे मिल्क टीथ होते हैं, 3rd 4th क्लास में तुम्हारे भी शेड हुए होंगे टीथ, है ना। पहले उनको हम मिल्क टीथ बोलते थे, जो छोटे बच्चों के होते हैं। और टेम्परेरी भी बोलते हो। टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते। फिर जब मिल्क टीथ शेड कर जाते हैं तो वो परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अभी चल रहे हैं, ऑल डेज तक वो चलते हैं परमानेंट। एक टेम्परेरी, दूसरे परमानेंट। और टेम्परेरी को तुम मिल्क टीथ भी बोलते हो। पॉलीफायोडोंट वो होते हैं जो आते रहते हैं और शेड होते रहते हैं, न्यू आते रहते हैं फिर शेड होते रहते हैं। पॉली मतलब मैनी टाइम्स, काफ़ी मैनी टाइम्स रिपीट होते हैं ये। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या है, जब टीथ जो हमारे जॉज के अंदर, जैसे ये हमारी जॉ है, ठीक है, और इसके अंदर टीथ हैं इम्बेडेड हुए हुए हैं। When the teeth are embedded in the sockets, when the teeth are embedded in the sockets of lower jaw, ये थिकोडोंट जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तुम्हें बोला था कि हेट्रोडोंट जो टीथ है उसका देखो। हेट्रोडोंट का मतलब है कि सारे जो टीथ है हमारे 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, ठीक है, वो सारे अलग अलग होते हैं। पहले थोड़े से ऐसे कॉन शेप होते हैं हमारे, सॉरी सर्कुलर होते हैं, फिर थोड़े कॉन शेप आ जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े ब्रॉड टीथ आ जाते हैं। तो ये सारों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जो सेंटर वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसीजर्स, इनको कैनाइन्स, फिर प्री मोलर, फिर आते हैं मोलर। और मोलर को विजडम टूथ भी बोलते हैं क्योंकि ये लेट आते हैं, ठीक है। इंसीजर्स का काम क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं उनको कटिंग करना, तोड़ना। कटिंग कौन करते हैं, इंसीजर्स। और जो कैनाइन्स हैं उनका काम होता है पियर्सिंग करना, मतलब किसी चीज़ को ऐसे काटना, ठीक है, वो करते हैं कैनाइन्स। और जो प्री मोलर है, मोलर है, इनका काम होता है क्रश करना, ग्राइंड करना। क्रश करना, तोड़ना, फूड को चबाना और ग्राइंड करना। तुम देखती हो जो भी हम फूड खाते हैं वो फाइनली ग्राइंड काम पे हम चबाते हैं तो साइडों वालों से ही हैं, जिनको हम बोलते हैं प्री मोलर्स और फिर मोलर्स, ठीक है। और जब काटते हैं कोई चीज़ को, कोई टॉफ़ी वगैरह को, तो हम इंसीजर यूज़ करते हैं या फिर कैनाइन्स यूज़ करते हैं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीथ फॉर्मूला।
ह्यूमन बीइंग में टीथ का फॉर्मूला ये रहता है 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3 हमारा ये इंसीजर्स के लिए, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला में भी अक्सर वो पूछते ही हैं इसमें से भी क्वेश्चन। देखो बक्कल कैविटी भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले माउथ किया, माउथ के बाद बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में सबसे पहले तो आपको पैलेट का बताया, रूफ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, फिर आपको टंग करवाई, फिर आपके टीथ, ठीक है। 3 चीज़ें थी उसमें, मतलब बक्कल कैविटी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें से मैंने बोला ये कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स, बक्कल कैविटी, उसके बाद आया फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स। इसमें एक चीज़ ध्यान से समझो, इधर से तो फूड आ रहा है फेरिंग्स में और इधर रेस्पिरेशन जो हो रही है नोज से एयर आ रही है। तो फेरिंग्स जो है ये क्या करता है, कॉमन पैसेज है, ये कॉमन पैसेज, एक कॉमन रास्ता है, इधर से फूड एंड इधर से एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि अगर ये कॉमन पैसेज है फिर इधर से जो फूड आ रहा है वो हमारे इधर रेस्पिरेशन में डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारों के दिमाग में यही क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो फूड है वो इधर एयर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, या फिर ये दोनों मिलेंगे नहीं यहाँ पे आके। तो नेचर ने हमें क्या, देखो क्या प्रोवाइड किया हुआ है, जब इधर से फूड आएगा ना तो यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है ना, विंड पाइप जो बोलते हो इसको, विंड पाइप, इसकी जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, इंपॉर्टेंट, ग्लोटिस। जो विंड पाइप की फेरिंग्स में ओपनिंग हो रही है इसको हमने बोला ग्लोटिस। जैसे ही फूड हम इनगल्फ करते हैं, फूड को हम अंदर लेके जाते हैं, जैसे ही यहाँ से फूड पास करेगा तो यहाँ पे एक फ्लैप होता है, फ्लैप मतलब कवर लगा होता है, जैसे ही फूड पास करेगा वो ग्लोटिस को पूरी तरह से कवर कर लेगा ताकि जो फूड है गलती से इधर ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए। तो जो ये फ्लैप है जो ग्लोटिस को कवर कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। एपी का मतलब होता है कवर, किसी भी चीज़ का कवर, ठीक है। तो एपीग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है जिससे कि फूड जो है वो विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट होता है, रुकता है। और जो ये फूड वाला फेरिंग्स का पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिक्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरो मतलब इसोफेगस का पार्ट, फेरिंग्स अभी तुम्हें मैंने बता ही दिया। और जो एयर लेके आ रहा है फेरिंग्स का पार्ट उसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। ओरो मतलब फूड के रिलेटेड फेरिंग्स का पार्ट और नेसो मतलब जो नोज का आगे नेसल कैविटी का फेरिंग्स का पार्ट है। अब देखो इसमें क्या है, नेसोफेरिंग्स में ही एक ना इधर से ट्यूब आती है जो नेसोफेरिंग्स को ईयर के साथ अटैच कर रही है। ईयर का भी कौन सा पार्ट, मिडल ईयर, ये भी हम करेंगे सेंस ऑर्गन्स में, ईयर के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे भी इस ट्यूब का ज़रूर मेंशन होएगा। स्टेशन ट्यूब है ये, ई स्टेशन ट्यूब। ये ट्यूब किसको, इधर से नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और इधर से ये आउटर ईयर है, ये मिनर है, सॉरी मिडल है और ये इंटरनल है। तो इधर से ये मिडल ईयर और इधर से नेसोफेरिंग्स। तो ये जो ये ट्यूब है ये इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। फंक्शन क्या है इस ट्यूब का, जब भी हम स्नीजिंग करते हैं मतलब उबासी लेते हैं तो ये ट्यूब मिडल ईयर को बंद कर देती है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखती है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो बैलेंस है ईयर का, जो बॉडी का, वो किसकी वजह से यूस्टेशियन ट्यूब मेंटेन कर रही है उस बैलेंस को। तो फेरिंग्स में इतना ही था, एक तो यूस्टेशियन ट्यूब में से पूछ लेते हैं और एक ग्लोटिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है इसोफेगस। पहले हमने माउथ भी कर लिया, फिर बक्कल कैविटी,
फिर फेरिंग्स, और अभी हमने पढ़ा, हाँ अभी हम स्टार्ट करेंगे इसोफेगस। एक बार सुन लो, माउथ में हमारे सलाइवा होता है ना। सलाइवा क्या कंटेन करता है? म्यूकस। म्यूकस की वजह से जब हम च्यू करते हैं फूड को, वो थोड़ा गीला सा हो जाता है, ठीक है। तो इसोफेगस, इसमें देखो फूड, इसमें पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट है, मैंने आपको बताया। वो मूवमेंट में कुछ इस तरीके से फूड जाता है कि सब पहले जैसे ऊपर नैरो था, फिर थोड़ा वाइड हो गया क्योंकि वहाँ पे फूड है, फिर जैसे ही फूड वहाँ पे पास, वहाँ से पास करेगा नीचे वाइड हो जाएगा और वो एरिया नैरो हो जाएगा। तो तुम्हें थोड़ा सा इसमें से आइडिया लग रहा होगा कि कैसे कैसे फूड पास करता है। पहले यहाँ पे था, ठीक है, और ये सारी ऐसे थी, ठीक है। फिर जब फूड यहाँ से अब यहाँ पे आ गया तो ये एरिया नैरो हो गया और अब फूड यहाँ पे आ गया। तो तुम्हें ओवरऑल अगर देखें तो ये कुछ ऐसी मूवमेंट नजर आएगी, ठीक है। ऐसी कुछ मूवमेंट नजर आती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। अब जब पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट के थ्रू इसोफेगस से अब फूड कहाँ आ गया? स्टमक में, ठीक है। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है। इसोफेगस से अब हम स्टमक में आ गए और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। और अब जब फूड यहाँ से यहाँ तक आ गया तो वो फूड वापस नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एक गेट्स लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉल्व्स। उनका काम ही ये होता है कि जैसे ही फूड पास किया वो साथ ही में बंद हो जाएंगी, ठीक है। उन वॉल्व्स को हम बोलते हैं कार्डियो इसोफेगल वॉल्व्स। यहाँ पे आ गया फूड। अब यहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस, जो कि हेल्प करता है फूड को च्यू। जैसे हम कोई चक्की चलाते हैं ना और उसमें से ऐसे ऐसे फूड मिक्स होता जाता है, उसी तरह इसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस का। जैसे ही फूड इसमें से आया, ये चर्निंग करता है फूड की। चर्निंग मतलब उसको ऐसे मिक्स करता है, और जब ये इसको मिक्स कर देता है तो अब कौन सी फॉर्म बनेगी फूड की? काइम बोलते हैं उसको, काइम, ठीक है। काइम मतलब जब ये जो फूड था सॉलिड फॉर्म में उसकी चर्निंग कर दी, ठीक है। और अब फूड कहाँ पे आ गया? स्टमक से अब फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आ गया। मैक्सिमम साइट ऑफ ऑब्जर्प्शन हम किसको बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ऑब्जर्प्शन कौन से पार्ट में होती है एलिमेंट्री कैनाल के? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम साइट ऑफ ऑब्जर्प्शन कौन सी है, तो हमारा आंसर होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये साइड पे तुम्हें दिख रही है इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
जैसे स्टमक के भी 3 पार्ट्स है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, और इसके भी 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के भी, ड्यूडिनम, जीजुनम और इलियम। ठीक है, फूड अब पहले ड्यूडिनम में आया, जैसे ही वहां पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ था, वॉल्व्स लगी हुई थी स्फिंक्टर, ऐसे ही एक यहाँ पे भी स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब भी गेट ही है, वहां पे भी तुम वॉल्व्स की जगह स्फिंक्टर प्रोनाउंस करो तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, स्फिंक्टर का काम क्या होता है, फूड पास किया, यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, मसल्स के थ्रू यहाँ से ये बंद हो गया और फूड ड्यूडिनम में आ गया। ड्यूडिनम के बाद जो तुम्हें ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जीजुनम। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इलियम जो है आगे ये किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और यहाँ पे भी वॉल्स होते हैं जो बैकफ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हैं। और इसका हाईली क्वाइल्ड अगर तुमसे पूछें कि कौन सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली क्वाइल्ड, तो जिजुनम इसका मतलब हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन फूड की होती है। उसके बाद एक ना इलियम में कई बार लिम्फोइड टिश्यू हो जाते हैं। लिम्फोइड टिश्यू मतलब लिम्फोसाइट्स वहाँ पे इकट्ठे होके एक नोड सी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इलियम में लिम्फोइड टिश्यू, जब भी यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू हो गए उस चीज को हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस, क्लस्टर्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी बोल सकते हो और इलियम भी बोल सकते हो, कुछ भी तुम इस चीज को बोल सकते हो। जब वहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। और हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमम साइट ऑफ ऑब्जर्प्शन यही है स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है इसके पास, इसके पास ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बाहर निकली हुई, जिसको हम बोलते हैं विली। विली का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब इन्होंने एरिया इंक्रीज कर दिया, जितना एरिया इंक्रीज होएगा उतनी ज़्यादा ऑब्जर्प्शन भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज होएगी। तो विली भी आगे क्या करते हैं, जैसे देखो ये इंटेस्टाइन है और ऐसे ऐसे विली होते हैं इसके राउंड। ठीक है, और आगे जो विली हैं इनकी भी आगे प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे छोटी छोटी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो विली। माइक्रो मतलब उससे भी छोटी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पास विली, उसके पास माइक्रो विली। अब हमारा जो फूड है वो कहाँ पे आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, और यहाँ पे जो वॉल्व लगी है इसको हम बोलते हैं इलियो सिकल वॉल्व। इलियो मतलब इलियम था और सिकल मतलब अब जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट हो गया सिक्कम, और इसका सेकंड पार्ट है कोलोन, और फिर लास्ट पार्ट है इसका रेक्टम। इलियोसिकल वॉल्व ने फूड कहाँ भेज दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड कहाँ गया, कोलोन में। ये ऊपर जा रही है असेंडिंग कोलोन, इधर से कोलोन नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग कोलोन, और जो दोनों को मिला रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, तो कोलोन के भी आगे 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। और इसमें कोई ऑब्जर्प्शन नहीं होती, ओनली वाटर रीऑब्जर्व होता है कि अगर लगे कि वाटर जा रहा है बॉडी से बाहर तो ये रीऑब्जर्व कर लेगी, उस वाटर को बॉडी में दोबारा ऑब्जर्व करवाएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन का रीऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर रीऑब्जर्व ही हो गया तो बचा क्या, सॉलिड फूड। और जो सॉलिड फूड है वो इधर से डिसेंडिंग कोलोन से रिएक्टम के थ्रू, रिएक्टम में भी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट ओपनिंग होती है, जो रेक्टम के पास लास्ट ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं एनस, और एनस के थ्रू जो हमारा अनडिजायरेबल फूड है और जो वेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, अब एक चीज़ है, ज़्यादातर जो सभी इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि
लग तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम क्यों रखा, क्योंकि इस पे हम बोलते हैं ऑब्जर्प्शन कम होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम हमने स्मॉल क्यों रखा, कि इसमें ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होती है और ये दिख भी लार्ज रही है, कितनी कॉइल्ड है ना। ये इसलिए है क्योंकि इसके डायामीटर के बेसिस पे है, इसका डायामीटर कम होता है और इसका डायामीटर ज़्यादा होता है, उसके बेसिस पे हमने इनको लार्ज और स्मॉल कैटेगराइज किया हुआ है। और एक लास्ट पॉइंट, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड और बड़ी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो प्लांट्स पे फीड करते हैं, प्लांट्स की जो बाहर वाली, प्लांट्स में सेलुलोज नाम का एक शुगर होती है, सेलुलोज नाम की, उसको डाइजेस्ट करवाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होती है ताकि सेलुलोज ईजिली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो हाँ जी, ये पूरी आपकी एक डाइजेशन का ओवरव्यू था, इससे आपकी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एक बार कंप्लीट है। अगर किसी का इसके रिलेटेड कोई डाउट हुआ, जब कुछ भी ऐसा लगा कि हमें ये समझ नहीं आया पॉइंट, तो आप आराम से कमेंट में आप पूछ सकते हो, हम आपको आपका डाउट श्योरली क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था आपको, थैंक यू सो मच।